हेलो बच्चों, आज हम रेजोनेंस क्या होता है ये समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके लिए हमें एक आपके लिए वीडियो बनाने की जरूरत पड़ गई। मैं आज आपको रेजोनेंस जो है वो समझाऊंगा, ठीक है। तो एक इसकी शुरुआत जो है हम एक कहानी से करते हैं। आप बोर्ड पे देख ही रहो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। चलिए शुरुआत करते हैं, ठीक है, ओके। तो आप देख रहे हो कि ये रेजोनेंस अपना, हिंदी में इसको अनुनाद कहते हैं, ये अपना एक फोर्ट है। क्या है? फोर्ट, किला है, किला दिख रहा होगा आपको। अब कहानी कुछ ऐसी है कि ऐसी कहानी हमने भी सुना है कि यूरोप में कोई एक ऐसा किला था जिसके अंदर घुसना बड़ा मुश्किल था, इसकी दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल था। तो जो दुश्मन पार्टी थी उन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपनी आर्मी के जो ड्रमर्स थे, जो उनके बैंड वाले थे, उनको इकट्ठा किया। बहुत सारे बैंड वाले, उनको उन्होंने इकट्ठा किया और बैंड को कुछ इस टाइप से बजवाया, ऐसा बजाया कि ये किले की दीवार को उसने, उस साउंड ने तोड़ दिया। ठीक है। अब क्यों टूटा, कैसे टूटा, इसकी हम डिटेल में बाद में जाएंगे। मैं एक आपको एग्जांपल देना चाह रहा हूं कि किले का जो दीवार था उसको एनिमी पार्टी ने अपने बैंड बाजे से तेज आवाज करके इस दीवार को तोड़ दिया। अब कैसे ये दीवार टूटी, क्या इसके पीछे फिजिक्स है, वही आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। खैर, तो ये आपका पहला एग्जांपल हो गया। और दूसरा एग्जांपल जो है वो मैं आपको बताता हूं कि यूएस में, अमेरिका में एक ब्रिज था जिसका नाम था टैकोमा ब्रिज। इसका नैरो ब्रिज भी कहते थे, नैरो ब्रिज। आप ये भी लिखो या नहीं लिखो, बाद में बताओ। टैकोमा नैरो ब्रिज। इस ब्रिज की क्या कहानी है कि ये जो मेरा ब्रिज था, ये जो ब्रिज था अमेरिका में, यूएस में, वो आपका सस्पेंशन ब्रिज था। क्या होता है आपको पता होगा, इसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा। इस टाइप के ब्रिज को सस्पेंशन ब्रिज कहते हैं। आपने, अब तो अपने इंडिया में भी कई सारे ब्रिज इस टाइप के हैं जिसमें बड़ी बड़ी केबल्स में, फिर केबल्स के थ्रू पूरा ये जो गर्डर होता है जिसपे ट्रैफिक चलती है वो लटका होता है। ये पिलर्स होते हैं, दो बड़े बड़े पिलर्स होते हैं, और पूरे ये, चाहे आपका सी का वो इस टाइप का कोई स्ट्रेट हो या कोई रिवर हो, उसमें ऐसे ब्रिज बनते हैं। इस ब्रिज की कहानी ये है कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो हवा बह रही थी उस स्ट्रेट के थ्रू, यानी उस रिवर के थ्रू, ये बिल्कुल नई ब्रिज थी और यूएस का ब्रिज था, बहुत अच्छी क्वालिटी का उन्होंने बनाया था, पर कुछ स्ट्रक्चरल फॉल्ट रह गया था। तो हुआ क्या कि जब हवा की स्पीड बढ़ी तो एक खास स्पीड पे, ऐसा नहीं कि बहुत तेज तूफान था, पर एक खास स्पीड पे ऐसा हुआ कि ये ब्रिज बहुत जोर जोर से हिलने लगी और फाइनली घंटे भर बाद ये ब्रिज टूट करके पूरा नीचे पानी में। तो ये ब्रिज क्यों टूटा, इसके पीछे भी जो रीजन है, और इस किले के टूटने के पीछे जो रीजन है, वो और कुछ भी नहीं, आपका रेजोनेंस ही है। रेजोनेंस को समझ के ही हम समझ सकते हैं कि ये किला कैसे टूट गया। ये पता नहीं कहानी है, सच्चाई इसमें कितनी है, पर ये तो बिल्कुल सच्चाई है। ये यूएस की कहानी नहीं, ये पूरी सच्चाई है। इसका आपको वीडियो भी आपको मेरे लिंक में आप देखोगे, हो सकता है मिल जाए। तो ये ही आपका रेजोनेंस का स्टार्टिंग के लिए मैंने आपको दो एग्जांपल दिए कि कितना ये इंटरेस्टिंग और कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटाता हूं। अब थोड़ा सा प्रॉपर स्टार्ट करते हैं कि रेजोनेंस में हम क्या क्या आज समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मैथमेटिकली आज हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से वगैरह से हम इसको समझने की आज कोशिश करेंगे। काफी बच्चों का, मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि वो रेजोनेंस के प्रॉब्लम्स भी लगा लेते हैं, कर लेते हैं, पर फीलिंग उनके पास भी नहीं होती है, उनको नहीं समझ में आता है इनफैक्ट रेजोनेंस होता क्या है। तो आज हम उसी फीलिंग की बात करेंगे, उस फीलिंग को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो रेजोनेंस के जो जानने से पहले दो बेसिक चीज हमें समझना पड़ेगा।
वो है मेरा पहला जो बेसिक पॉइंट है, उसको मैं कहता हूं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या होता है बताऊंगा अभी। और दूसरा जो पॉइंट है वो है मेरा ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी, ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स की फ्रीक्वेंसी ये क्या होता है कि आप एक छोटी सी चीज समझिए कि अपने पूरे यूनिवर्स में, मैं पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, ना केवल अर्थ, पूरे यूनिवर्स की बात कर रहा हूं, कि ऐसा देखा गया है या ऐसा आप मानिए कि हर ऑब्जेक्ट की, एवरी ईच ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट का अपना एक फ्रीक्वेंसी होता है, उसके साथ इनबिल्ट उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब कि जिस रिदम से वो वाइब्रेट कर सकता है, आप ऐसे समझो, वो उसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक ग्लास है और इसको आपने किसी चीज से हिट किया, आप इसको तोड़ मत देना, आपने इसको ऐसे हिट किया कि इससे साउंड निकलता है, तो उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, हम कह सकते हैं वो इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। आपने इस बोर्ड को हिट किया तो इससे जो साउंड निकला उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, आप मान सकते हैं कि ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो हर बिल्डिंग की, हर छोटे एक पिन से लेकर के आप कह सकते हैं कि प्लेन तक की, पहाड़ तक की, माउंटेन्स तक की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अब क्या होता है कि अगर उसकी मैचिंग फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाए, चाहे वो एक ग्लास हो या माउंटेन हो या कुछ भी हो, अगर उसकी मैचिंग फ्रीक्वेंसी उसको मिल जाए तो वो क्या होता है, कहते हैं ना कि खुशी के मारे वो हिलने लगता है जोर जोर से। मतलब कोई मैचिंग, जैसे हमें भी, अगर आप कहीं मार्केट में जाओ जहां ढेर सारे अनजान लोग हैं और अगर उस भीड़ में कोई आपका जानने वाला या आपका कोई मैचिंग बंदा, कहने का मतलब, मिल जाए तो आप भी खुशी के मारे हिलने लगते हो। मतलब आपको बड़ी खुशी होती है, आपका दिल धक धक करने लगता है, मतलब एक वाइब्रेशन आपके बॉडी में, आपके दिमाग में आता है। कुछ वैसा ही होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, अगर उसके आसपास का भी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल मैचिंग हो तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगर उसके क्लोज का भी कोई फ्रीक्वेंसी अगर उसको मिल जाता है तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो बड़े एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करना शुरू करता है, यानी वो जोर जोर से हिलता है। अब इस हिलने के चक्कर में आपका वो किले की दीवार टूट गई थी, अब समझ गए कि जो बाजे की फ्रीक्वेंसी थी, उस बैंड बाजे की, ऐसा संजोग था कि उस किले की दीवार की भी फ्रीक्वेंसी, मैंने कहा सबकी फ्रीक्वेंसी होती है, तो उस दीवार की फ्रीक्वेंसी भी उस बाजे की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई होगी, जिसकी वजह से वो दीवार हिलने लगी होगी, और हिलेगी तो टूटेगी। वो दूसरा एग्जांपल जो मैंने आपको टैकोमा ब्रिज का दिया था, उसका तो वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख लेंगे, हो सकता है मैं अपना लिंक भी उसका दे दूं अपने डिस्क्रिप्शन में। उस ब्रिज की जो फ्रीक्वेंसी की जो स्टडी उन्होंने किया था, जो उनके डिजाइनर्स थे, उन्होंने उसमें गलती कर दी थी। अब उस रिवर में जो हवा बहती थी, बाय चांस ऐसा हुआ कि उसकी फ्रीक्वेंसी उस ब्रिज के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई। बिल्कुल छोटी सी बात थी, कोई तेज आंधी, कोई टॉर्नेडो, कोई साइक्लोन, कुछ भी नहीं था, नॉर्मल हवा जो बहती है। पर चांस ऐसा था कि जो ब्रिज का अपना फ्रीक्वेंसी था, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो उस हवा की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गया और ब्रिज मारे खुशी के हिलने लगा। और हिलते हिलते घंटे भर के अंदर वो नया ब्रिज, वो आपका पूरा का पूरा, उसका गर्डर, उसका पूरा जो सस्पेंशन, जो भी था उसका, वो सारा रिवर में नीचे। समझ गए रेजोनेंस क्या होता है? कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी या किसी सिस्टम की फ्रीक्वेंसी एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो एक बड़ा एम्पलीट्यूड क्रिएट होता है, जिसको हम रेजोनेंस कहते हैं, है ना। अगर कोई भीड़ वाली जगह में या कोई अननोन जगह में जहां बहुत सारे लोग हैं, कोई बंदा आपके जानने वाला, आप कह सकते हो कि आपके जैसा, आपकी जैसी थिंकिंग है, आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी है, वैसा कोई बंदा आपको दिख जाता है, तो आपको कितना वाइब्रेशन फील होता है। उसी वाइब्रेशन को हम कह सकते हैं दैट इज योर रेजोनेंस, है ना। दोस्ती भी तो यही चीज है ना। बहुत सारे लोग आपकी क्लास में होते हैं, आपकी क्लास में कितने सारे बच्चे होते हैं, क्या सारे बच्चों से आपकी दोस्ती होती है? नहीं होती है। या आपके मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, सबसे हमें दुश्मनी भी नहीं होती है, लेकिन दोस्ती भी नहीं होती है सबसे।
और कुछ लोगों से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, कुछ से थोड़ी कम होती है, कुछ से बहुत ज्यादा होती है। तो अगर किसी से आपकी बहुत ज्यादा दोस्ती है तो आप पक्का समझना कि आपकी जो थिंकिंग है, यानी आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी, आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दिमाग की जो फ्रीक्वेंसी है उस बंदे से पक्का मैच करती है, तभी आपकी उससे जबरदस्त दोस्ती है, यानी आपके रिलेशन में क्या है, एक जबरदस्त पिक है। बाकी लोगों से आपकी मैच नहीं करती है या कम करती है तो वैसी बात नहीं होती है। तो रेजोनेंस जो है वो फिजिक्स में ही नहीं, हम इसको अपनी लाइफ में भी या बाकी चीजों में ऐसे समझ सकते हैं, जहां दो चीजें एक जैसी मैच करती हैं वहां पे एक ग्रेट रिजल्ट आता है। हम उस रिजल्ट को रेजोनेंस कह सकते हैं, है ना, अनुनाद, जिसको हिंदी में अनुनाद कहते हैं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी आई होप मेरी इस लेक्चर को समझ रहे होंगे। बस केवल नाम का फर्क है, बाकी चीजें तो मैं वही समझा रहा हूं जो कि आप हिंदी में भी समझते, है ना। तो यही था अपना रेजोनेंस। तो इसका डेफिनेशन थोड़ा सा आप लिख लीजिए, बढ़िया रहेगा कि मैं एक डेफिनेशन लिखा देता हूं कि द फेनोमेना, आप लिखिए द फेनोमेना ऑफ, क्या ऐसा फेनोमेना ऑफ नहीं, इन विच द फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्राइविंग फोर्स, मैंने कहा ना वो जो एक्सटर्नल फैक्टर जो होता है जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी क्रिएट होता है, ड्राइविंग फोर्स क्या मैचेज या क्लोज हो जाए, मैचेज विथ द, क्या कह सकते हैं, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द, क्या कह सकते हैं, ऑसिलेटर, यानी जो आपका सिस्टम है, इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, तो अपना रेजोनेंस का ये थोड़ा सा मैंने वो किले के एग्जांपल से या टैकोमा ब्रिज के एग्जांपल से समझाया, और ये आपका थोड़ा सा उसके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक हर ऑब्जेक्ट की अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और जिसकी वजह से वो रेजोनेंस क्रिएट करता है वो ड्राइविंग फोर्स, है ना। झूले में भी है ना, झूले में अगर हम एक पर्टिकुलर इंटरवल पे अगर हम उसको पुश करते रहते हैं तो झूला आपका काफी ऊपर जाता है ना, तो काफी उसका एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, दैट इज रेजोनेंस। ठीक है, तो इसको मैं मिटाता हूं। अब है कि इसको और हम कैसे समझें, तो रेजोनेंस का जो है बेसिक आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब है कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूं जो आपकी बुक में भी है, कि मान लीजिए एक स्ट्रिंग है जिसमें एनर्जी ट्रांसफर हो सकती है। ऐसे मान लीजिए इसमें मैंने कई पेंडुलम्स लटका रखे हैं सेम मास के, सबके मास सेम है, एक ये है, एक छोटा स्ट्रिंग है, एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, एक थोड़ा ये जस्ट इसके जैसा है, बिल्कुल सिमिलर है इसके जैसा, सब मास भी सेम, लेंथ भी सेम, और एक थोड़ा सा यहां पे है ना, ये 1 2 3 4 5 है ना, इसको मैंने यहां पे ऐसे बांध रखा है। अब आप देखना कि अगर आप इस पेंडुलम को थोड़ा सा ऐसे ऑसिलेट करवा दो, ऐसे थोड़ा सा हिला के छोड़ दो, तो जैसे ही आप इसको हिलाओगे तो थ्रू दिस स्ट्रिंग वो एनर्जी आगे भी ट्रांसफर होती है, यहां भी पहुंचेगी, यहां भी पहुंचेगी। अब क्या है कि आपको पता है किसी भी पेंडुलम की जो फ्रीक्वेंसी होती है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है 2 पाई L/G, यही आपका फॉर्मूला होता है। नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये फॉर्मूला होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लेंथ पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब सबका लेंथ डिफरेंट है, केवल 1 और 4 का सेम है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो कम होगी, इसकी ज्यादा होगी, इन दोनों की सेम होगी, और इसकी जो है वो इससे कम और इससे ज्यादा, ऐसे। ठीक है, ओके। अब जब हम इसको हिला के छोड़ेंगे तो क्या होता है कि ये जो डिस्टरबेंस है, जो एनर्जी है, वो आगे ट्रेवल करती है, तो वो इसको भी मिलती है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। अब क्या होता है कि शुरुआत में सारे जो है वो हिलना शुरू करते हैं, ये भी हिलेगा, ये भी हिलेगा, ये भी और ये भी, लेकिन चूंकि 2 नंबर की, 3 नंबर की और 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी जो है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला
इज नॉट इक्वल्स टू दिस सोर्स फ्रीक्वेंसी, सो ये हिलडुल करके फिर जो है मोटा मोटी रुक जाएंगे, ऑलमोस्ट रुक जाएंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, पर इनका हिलने का जो रफ्तार है वो कम हो जाएगा। लेकिन ये जो भाई साहब है, ये हिलते हिलते ये बड़े बड़े एम्पलीट्यूड में हिलना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि ये इससे मैच करता है, ये हमारी खुशी के ना लंबे लंबे छलांगे मारना शुरू करता है। दिस इज रेजोनेंस। जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसके बराबर थी तो क्या हो गया कि इसने रेजोनेंस क्रिएट कर लिया, और रेजोनेंस में हमने कहा था कि एम्पलीट्यूड यानी जो भी उसका ऑसिलेशन है, जो रिजल्ट आप कह सकते हैं, वो रिजल्ट बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे वो झूला हो या पेंडुलम हो। तो दिस इज द गुड एग्जांपल ऑफ रेजोनेंस इन पेंडुलम्स। ठीक है, तो आपने ये देख लिया। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग और एक एग्जांपल मैं देता हूं। देखो, मैं आज एग्जांपल से समझाऊंगा, मैं आज बहुत मैथमेटिकली कुछ करवाने नहीं आया हूं। मैंने देखा कि जरूरत है लोगों को थोड़ा सा समझाने की, रेजोनेंस, एक फीलिंग आनी चाहिए रेजोनेंस क्या होती है। और बहुत सारे बच्चों को यह पता होगा कि जो ओपेरा सिंगर्स जो यूरोप में होते हैं, अब तो आप भी कर सकते हो, वैसे करना नहीं, आप यूट्यूब पे देख लेना, बहुत सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, कि वो क्या करती हैं। जो ओपेरा सिंगर्स होती हैं, वो एक ग्लास जो होता है, ये जो वाइन वाली ग्लास होती है, इसको अपने मुंह के पास रखती हैं और तेज अजीब सी आवाज निकालती हैं, बिल्कुल थ्रिलिंग साउंड, काफी तेज फ्रीक्वेंसी वाली साउंड निकालती हैं। आप देखना, आपने यहां देखा भी होगा। तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि अगर उसने एक खास फ्रीक्वेंसी का साउंड निकाल लिया तो ये ग्लास अपना टूट जाती है, ये ग्लास जो है तुम्हारा ब्रेक हो जाता है। अजीब बात है, केवल अपने साउंड से वो इस ग्लास को तोड़ देती है। रीजन क्या है कि जैसे मैंने कहा कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है, तो इस ग्लास की अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी होगी। अब ये जो ओपेरा सिंगर्स होती हैं, ये ट्रेंड होती हैं उसी रेंज की फ्रीक्वेंसी को अपने गले से निकालने के लिए। तो क्या होता है कि वो अपने गले से उस मैचिंग फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को निकाल देती हैं। तो इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों मैच हो गई, तो क्या होगा? रेजोनेंस होगा। तो ये ग्लास हमारे खुशी के यानी रेजोनेंस में बहुत तेज वाइब्रेट करना शुरू करता है, और ग्लास है ज्यादा वाइब्रेट करेगा तो टूटेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ गुड एग्जाम्पल ऑफ रेजोनेंस। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो मैंने पहले भी बताया था, उसको मैं ग्राफ से थोड़ा समझाता हूं, बड़ा मजा आपको आएगा। मैंने कहा था कि आपकी क्लास में मानो 50 बच्चे हैं, और बच्चे हर टाइप के होते हैं, पता है, 30 मार्क्स वाले भी होते हैं, 40, 50, 60, 70, 80, 90, और कुछ बच्चे तो 100 मार्क्स वाले भी होते हैं क्लास में। ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था, उसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। अब मान लो आप जो हो, आप यानी यू, वो 80% वाले बच्चों की कैटेगरी में आते हो, यानी आपकी जो स्ट्रेंथ है वो 80% वाले बच्चों की कैटेगरी में आपको रखती है। ठीक है, कुछ बच्चे आपसे काफी कम मार्क्स वाले भी हैं, और कुछ बच्चे ऑब्वियसली 100 मार्क्स वाले, जब क्लास में बच्चे अवेलेबल हैं तो आपसे ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे भी हैं, 90, 100, 95 हैं। तो आपने अगर एक चीज गौर किया होगा कि आपकी दोस्त, देखो अब एक्सेप्शंस की बात मैं यहां पर नहीं करूंगा क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, वो बड़ी डिफिकल्ट चीज है ना, तो उस एक्सेप्शन को आप छोड़ दीजिए। तो जनरली क्या होगा कि आपकी जो दोस्ती होती होगी वो मैं मान सकता हूं कि 75 से लेकर के 85% वाले बच्चों से आपकी ज्यादा बनती होगी, क्योंकि ये आपके जैसे बच्चे हैं, आपके जैसे पढ़ते हैं, आपके जैसे इनकी सोच होगी, तो ये आपसे इनकी खूब बनती होगी, है ना। तो अगर मैं उस आपकी जो बनती है यानी आपकी जो एक रिलेशनशिप है उनके साथ, और मार्क्स, इन दोनों का मैं एक ग्राफ बनाऊं, तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग। देखिए मैं बड़ा इंटरेस्टिंग चीजों को मैं यहां पे कंबाइन कर रहा हूं, ऐसा होता नहीं है कहीं पे कोई ग्राफ राफ, लेकिन मैं देखो समझाने के लिए इस लेवल तक जा रहा हूं। तो मैंने यहां पे लिखा मार्क्स एक्स एक्सिस पे, यानी इस एक्सिस पे मैंने मार्क्स ले लिया, और इस पे मैंने ले ली आपकी फ्रेंडशिप यानी आपकी दोस्ती का वो लेवल कि आपकी दोस्ती कम ज्यादा कैसे है। अब मान लो यहां पे जो बच्चे हैं वो 30% वाले हैं, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ पे 80, या मान लो यहाँ पे 80 वाले हैं, फिर यहाँ 90 वाले हैं, यहाँ पे मान लो 100 वाले हैं। तो जो आपकी दोस्ती ग्राफ होगा,
आप बिल्कुल देखना कि वो जो ग्राफ आपका होगा, वो ग्राफ 30 वालों के साथ आपकी दोस्ती बहुत कम होगी। जैसे जैसे हम 80 की तरफ बढ़ेंगे, आपकी दोस्ती का जो ग्राफ है बढ़ता जाएगा। तो वो कुछ देखिए, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। एग्री? आप बिल्कुल कहेंगे सर बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। कहो क्यों? क्योंकि आपका जो अपना स्ट्रेंथ है, यानी 80% वाला, उससे कम मार्क्स वाले बच्चों से भी आपकी दोस्ती का ग्राफ छोटा है। अब देखो, ये तुम्हारा 75 हो सकता है, ये तुम्हारा 85 हो सकता है, ये जो लाइन है। तो ठीक है, यहां पे ठीक ठाक दोस्ती, यहां पे आपका सबसे पीक है। यानी कोई बच्चा अगर 80% वाला है तो उससे आपकी दोस्ती जबरदस्त होगी, है ना। लेकिन 75 से कम में भी दोस्ती आपकी बहुत कम, और 85 के बाद वाले से आपकी ज्यादा नहीं बनती होगी। आपका ऐसा नहीं कि जो टॉपर्स है उसके ज्यादा, वो अपने उनका एक अलग ग्रुप होगा। तो दिस इज रेजोनेंस, कि हम क्या करते हैं कि जब मेरा फ्रीक्वेंसी जिन बच्चों से मिलता है उनसे हमारी दोस्ती का जो ग्राफ है वो पिक बहुत जबरदस्त आता है। भाई यही तो रेजोनेंस है। चाहे फिजिक्स में इसको अप्लाई करो, केमिस्ट्री में करो, अपने लाइफ में करो, कहीं भी करो। मैंने आपको एक यूनिवर्सल तरीके से कोशिश करी है समझाने की कि रेजोनेंस क्या होता है। ठीक है, तो आपके कई सारे एग्जांपल्स हो गए। तो देखो, रेजोनेंस यही है। अगर आपने एग्जांपल्स और सुनना है तो सुन लो, आज तो हम एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो आपने छोटी क्लासेस से इवन के 11th में भी पढ़ा होगा कि जो ब्रिज पे आपने ये पढ़ा, वो जो पुराने टाइप के जो ब्रिज होते थे, वो तो केवल ब्रिज लिखते हैं। इस पे जब सोल्जर्स चलते हैं, इस पे बहुत सारे सोल्जर्स जब चलते थे, पहले जमाने की बात है, अब तो ये हिस्टोरिकल इसका वैल्यू है, आपको इंपॉर्टेंस नहीं है अब। तो ऐसा कहा जाता था कि उन सोल्जर्स को, जो मार्चिंग सोल्जर्स होते थे, उनको अपना जो मार्च पास करते चलते थे 1-2-1-2, उनको मनाही थी कि वो इस ब्रिज को जब क्रॉस करते थे तो उनको 1-2-1-2 वाली चाल में नहीं चलना होता था। नॉर्मल जैसे हम चलते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन होता था कि व्हेन यू आर क्रॉसिंग अ ब्रिज, आपको अपने इस चाल को मेंटेन नहीं करना है, नॉर्मल चलना है। सर हाँ मैंने पढ़ा तो था, पर कभी समझ में नहीं आया ये चक्कर क्या था। रख लेते थे, लिख भी देते थे। ये नहीं समझा कि ऐसा क्यों इंस्ट्रक्शन था उन सोल्जर्स को कि आपको अपना मार्च पास्ट को ब्रेक करके चलना है। तो बच्चे आज समझो रीजन क्या होता है। मैंने जैसा शुरू में कहा था कि हर ऑब्जेक्ट का इस यूनिवर्स में, लिविंग नॉन लिविंग, मैं तो ये कहता हूं कि लिविंग का भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। मतलब वो चीज जिसपे वो ऑसिलेट कर सकता है। तो ऑब्वियसली इस ब्रिज का भी अपना कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। ये जो ब्रिज है, ओल्ड स्टाइल ब्रिज, जिसको हम आर्क ब्रिज कहते हैं, अब तो ये नहीं बनता, अब तो इसका ये जमाना खत्म हो गया है। तो ये जो आर्क ब्रिज होते थे, या अभी नॉर्मल ब्रिज की भी बात कर सकते हो, वहां भी इनको मनाही है कि इस आर्क ब्रिज का जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता होगा, इसका जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, जो भी होता है, वो ऐसा देखा गया है। ये जो सोल्जर्स जो मार्च पास्ट करने का इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है, इनके जो पैर पटकने की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो इसके बहुत क्लोज होती है। देखो क्या जबरदस्त चीज है कि इस ब्रिज की फ्रीक्वेंसी इन सोल्जर्स के पैर के पटकने की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। अब भैया जहां पे फ्रीक्वेंसी मैच होगी, ये तो ब्रिज है, पूरा पहाड़ हिल सकता है, ये तो ब्रिज है। और ब्रिज हिलेगा, खुशी के मारे हिलेगा तो टूटेगा। तो ब्रिज टूट ना जाए इसलिए इंस्ट्रक्शन होता था। क्लियर? तो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये ब्रिज वाला जो हम बचपन से पढ़ते आते थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल और है, हम एग्जांपल से ही रेजोनेंस को समझेंगे। वो एग्जांपल क्या है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा पूछता हूं, आप क्या इसमें आंसर देते हैं। कि मान लो कि एक शहर है जहां पे काफी अर्थक्वेक्स आते हैं, भूकंप आने का काफी चांस रहता है ना। वहां पे बिल्डिंग्स जो हैं वो 3 टाइप्स की बिल्डिंग अवेलेबल हैं। नॉर्मली हर जगह ऐसी ही होती है। मैं तीनों टाइप की बिल्डिंग यहां पे आपको बना के दिखाता हूं। आई होप आपको समझ में आएगा। थोड़ा रफ स्केचिंग कर रहा हूं। इसको मैंने लिखा शॉर्ट बिल्डिंग, यानी जो वही 1 मंजिल 2 मंजिल वाली जो हमारे घर होते हैं, छोटा घर, शॉर्ट हाइट की। ये ऑब्वियसली स्काई क्रैपर्स जो हमारे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होते हैं, काफी ऊंचाई वाली बिल्डिंग, काफी हाइट वाली बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स।
और ये जो नॉर्मली हमारे जो सोसाइटीज वगैरह में ऐसे होते हैं, बहुत बड़े नहीं, 4 to 5 स्टोरी टाइप के बिल्डिंग्स, 6 स्टोरी 7 स्टोरी मैक्सिमम, इतने, इसको मैं मॉडरेट हाइट की कह सकता हूं। मॉडरेट हाइट किसको लिखो, बीच बीच वाले। और ये पता है जिस शहर में या जिस जगह पे ये बिल्डिंग्स हैं, वहां पे अर्थक्वेक का, भूकंप का काफी चांसेस होता है, कभी भी आ सकता है, और काफी हाई लेवल का अर्थक्वेक। तो आउट ऑफ दिस 3 बिल्डिंग्स आप मुझे ये बताओ कि आप किस बिल्डिंग में रहना पसंद करोगे। भाई सेफ्टी की बात है ना, अर्थक्वेक आती है, बिल्डिंग गिर सकती है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो आप मुझे ये सोच के बताओ कि आउट ऑफ दिस 3 बिल्डिंग्स आप किस बिल्डिंग पसंद करोगे। तो लोग क्या कहते हैं नॉर्मल, वैसे क्या कि अरे यार ये तो बहुत ऊंची है, इस बिल्डिंग में अगर अर्थक्वेक आया तो हम कैसे भागेंगे, हम तो गिर जाएंगे, ये तो पूरी बिल्डिंग गिर जाएगी, मर जाएंगे। तो लोग कहेंगे कि नहीं, हम इस बिल्डिंग में, हम इसमें नहीं रहेंगे, इसमें भी नहीं रहेंगे, नहीं इसमें भी नहीं रहेंगे, ये छोटी बिल्डिंग है तो ये सही है। नॉर्मल तो लोग यही कहेगा। लेकिन अगर आपको अर्थक्वेक का पूरा, अगर आपको उसके पीछे जो भी फेनोमेना है, फिजिक्स है, जो भी अगर आपको समझ में आता है, और अगर आपको इस बिल्डिंग के बारे में अगर आप थोड़ा सा स्टडी करोगे, स्ट्रक्चर के बारे में, इनका क्या रेजोनेंस होता है, तो ऐसा देखा गया है कि जो बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं और जो छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है और जो इस बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी होती है, इस वाले बिल्डिंग की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ये अर्थ के फ्रीक्वेंसी से, अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है। तो क्या होगा कि ये और ये बिल्डिंग्स रेजोनेंस में नहीं आएंगी, ये तेज नहीं हिलेंगी। जब रेजोनेंस ही नहीं हो रहा है, जब फ्रीक्वेंसी ही मैच नहीं हो रही, तो ये नहीं हिलेंगी। तो हम कह सकते हैं नॉर्मली कि ये और ये बिल्डिंग जो है अपना, वो सबसे ज्यादा सेफ है। और जो मॉडरेट हाइट की बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसा देखा गया है कि इनका जो फ्रीक्वेंसी होता है वो अर्थक्वेक के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती हैं, और ऐसी बिल्डिंग्स जो हैं वो बिल्कुल सेफ नहीं होती हैं। जो भी आपका अर्थक्वेक प्रोन जोन्स है, जहां जहां अर्थक्वेक का जो है आने का चांस ज्यादा है। तो ये एग्जांपल आपने देखा, कितना इंटरेस्टिंग एग्जांपल था। अब हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि अपने इस फिजिक्स में बेसिकली ये सब तो आपको समझाने के लिए था। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा रेजोनेंस क्या होता है ना। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं कि मैंने ये टॉपिक क्यों करवाया। एक्चुअली हमें फिजिक्स में 11th में भी और 12th में जनरली हमें ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी वाले चैप्टर में हमें एलसीआर सर्किट्स में रेजोनेंस हमें पढ़ाना होता है। वहां पे क्या होता है कि बच्चों का अगर ये बैकअप मजबूत नहीं है, अगर पीछे से उनको ये सब चीजें नहीं पता है, तो वो उनको ये कर तो लेते हैं, मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक लोग कर लेते हैं, लेकिन उनको फीलिंग नहीं आती है। तो एक्चुअली हम वही जो रेजोनेंस होता है एलसीआर सर्किट में, वो तो अपनी उस लेक्चर में हम देखेंगे, जब वो अपना लेक्चर आएगा उसमें रेजोनेंस का यूज होता है। और क्या यूज होता है मैं थोड़ा सा वो समझा के अपनी इस क्लास को खत्म करूंगा। वो क्या होता है कि इसमें जनरली हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं रेडियो हमारा कैसे बजता है। ये अपना रेडियो है, ये इसका एंटीना हो गया, यहां पे ट्यूनर लगा हुआ जिससे इसको हम ट्यून करते हैं, और ये अपना जो है वो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, जहां से हमारा ब्रॉडकास्ट, जहां से हमारे सिग्नल्स निकलते हैं, है ना। एक बेसिक समझा रहा हूं। अब कभी सोचा है कि रेडियो में हम जब ट्यूनर को घुमाते हैं तो कैसे स्टेशन हमारा चेंज होता है, कभी एफएम गोल्ड, कभी रेड एफएम, कभी रेडियो मिर्ची, तो कभी वो पता नहीं कितने सारे चैनल्स हैं। तो उसके पीछे जो रीजन है वो तो हम उस टॉपिक में अच्छे से करेंगे। अभी समझिए रेजोनेंस जो है वही रीजन है जिसकी वजह से रेडियो स्टेशन से जो सिग्नल हमें मिलता है गाने का, न्यूज का या किसी भी चीज का, उसको हम यहां पे रिसीव करते हैं। क्या, तो कोई भी स्टेशन हो, मान लो कि आपका रेड एफएम है, उसकी मान लो फ्रीक्वेंसी अब क्या है 92.6 या कुछ भी जो भी है, इतने मेगा हर्ट्स या किलो हर्ट्स जो भी होता होगा, इस पे इसने अपनी फ्रीक्वेंसी को ब्रॉडकास्ट किया।
अब जो रेडियो क्या है, ये आपका रिसीवर है। इसमें क्या होता है कि आप इस ट्यूनर को घुमा करके आप कुछ भी नहीं करते, एक्चुअली आप इसके अंदर मैचिंग फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हो सर्किट का। इस रेडियो के अंदर ये सर्किट होता है एलसीआर सर्किट, बेसिक कंपोनेंट में यही होता है एलसीआर सर्किट। जब आप इस ट्यूनर को घुमाते हो तो आप एक्चुअली कर क्या रहे होते हो कि आप इसके एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस इसके बराबर फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने की कोशिश करते हो। और जैसे ही इस रेडियो की फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी के बराबर आप क्रिएट कर लेते हो इस सर्किट में, अब क्या होता है, ये रेडियो और स्टेशन दोनों रेजोनेंस में आ गए, तो दोनों की दोस्ती होएगी होएगी। अब दोस्ती होगी तो आप गाने सुनोगे। आपने फिर इसको घुमा दिया तो किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है, और घुमा दिया तीसरी फ्रीक्वेंसी, एंड सो ऑन। तो यही आपका रेजोनेंस जो था, एक मैंने कोशिश करी आपको समझाने की, बहुत ही देसी तरीके से। आप कहें सच पूछे तो बिल्कुल देसी तरीके से, इसमें कहीं कोई फिजिक्स या मैथ का तरीका नहीं था, बहुत ही आसान तरीका। मैंने सोचा था कि इस चीज को मैं आप लोगों से शेयर करूं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगता था इस चीज को शेयर करना, है ना। तो यही अपना रेजोनेंस का था। आप इस लेक्चर को 1-2 बार देखेंगे, आपको पक्का समझ में आएगा, ऐसा मेरा मानना है। अब क्लास के लास्ट में मैं एक आपसे प्रश्न पूछता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ के जाता हूं, आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कमेंट में जाकर के कि क्या उसका आंसर होगा। तो आप क्या करेंगे कि मुझे यह बताएंगे कि जो टैकोमा नैरो ब्रिज की जो मैंने शुरुआत में जो मैंने बात की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग में जो मैंने एग्जांपल दिया था कि वो ब्रिज टूट गया था और यूएस में था, मैंने इतना भी बता दिया था। आपको यह बताना है कि ये ब्रिज कब टूटा था, है ना। इस ब्रिज को मतलब वो कौन सी डेट थी जिस दिन ये ब्रिज आपका टूटा था, ठीक है। चलिए, आई होप बढ़िया आपको लगा होगा। बेस्ट ऑफ लक।